धनराशि से प्रदेश के कुल 37 जनपदों के 585 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवनों का निर्माण का शिलान्यास किया जा रहा है। और अब आइए आपके सामने ये आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री इनका जो योगदान है, ये दिन रात है, लोगों की स्वास्थ्य की चिंता में लगी रहती हैं। उनके योगदान के लिए, उनके इस कार्य के लिए, उनकी इसके सहयोग के लिए उनके धन्यवाद प्रतीक आइए देखते हैं ये एक फिल्म। साल हो गए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर इस गांव में। यहाँ का हर बच्चा मेरी आंखों के सामने ही पला पड़ा है। देखते ही देखते गांव आगे बढ़ता गया और मैं वहीं की वहीं रह गई। कल यहाँ से जाने के बाद क्या यही गांव वाले मेरा योगदान याद रखेंगे? अगर मुझसे कोई पूछे कि मैंने 34 सालों में क्या हासिल किया, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरा वजन लेने के लिए और मुझे कुपोषण की बचाने के लिए तक का रास्ता आपने दिखाया था। इस सफर को शुरू करवाने के लिए थैंक यू। दुनिया में आने की खुशखबरी उसके पिताजी से पहले मैंने आपको दी थी। घर के हर कदम पर मेरा हाथ थामने के लिए धन्यवाद। मम्मी को 6 महीने की उम्र तक सिर्फ माँ का दूध पिलाने की सीख तो दी थी। ये हमारी छोटी बहन हमसे सयानी हो गई है। हमारी गोद भराई से लेके मुन्नी के अन्नप्राशन और उसकी भी गोद भराई तक हमारा साथ देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आंगनबाड़ी दीदी। हमारी आंगनबाड़ी दीदी ने कोशिश में भी कुपोषण के विरुद्ध जंग जारी रखी और घर घर जाकर लाभार्थियों को अनुपूरक पुष्टाहार वितरण किया गया एवं निगरानी समिति के सदस्य के रूप में कोविड बचाव हेतु लोगों को जागरूक किया गया। इसी अवधि में भारत सरकार के पोषण ट्रैकर ऐप पर भी हम आंगनबाड़ी दीदी द्वारा लाभार्थियों का 100% पंजीकरण कराया गया। और अब अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास एवं लोकार्पण करें बटन दबाकर। आज यहाँ इस अवसर पर 585 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास किया जा रहा है। हमारे प्रदेश के और उत्कृष्ट कार्य हेतु यहाँ पर कोविड काल में जिन आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने पुरस्कृत
किया जा रहा है आज उनको उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए। सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूंगी श्रीमती शमा परवीन जी को। जनपद का नाम गोरखपुर, परियोजना शहर कोविड-19। श्रीमती कांति वर्मा जी कृपया मंच पर पधारे, जनपद बाराबंकी। श्रीमती कमलेश यादव, जनपद बुलंदशहर, आप कृपया मंच पर पधारे। कोविड-19 के दौरान निगरानी समिति ने इनके द्वारा कोविड से बचाव संबंधी पर्ची छपवाकर जन समुदाय में वितरित कराया गया तथा दीवारों पर पोस्टर चस्पा किए गए, रैलियां निकाली गई तथा मास्क बनाकर सुरक्षा कर्मियों एवं जरूरतमंदों में वितरित किया गया। एक गर्भवती महिला को अस्पताल में भर्ती कराकर अपने खर्चे पर प्रसव कराया गया। इनके द्वारा कोविड-19 के दौरान घर घर जाकर पुष्पाहार का वितरण किया गया, जो अन्य लोगों के प्रेरणा स्रोत बने। और अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री नूरजहां, जनपद बहराइच, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री सरोजनी देवी, जनपद सीतापुर और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री संध्या सिंह, जनपद देवरिया। आप सभी को आपके उत्कृष्ट कार्य के लिए यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए इन सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का, जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य से अपनी एक पहचान बनाई और सबके लिए आप सब प्रेरणा स्रोत बने। और अब अनुरोध करना चाहूंगी माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें आज के इस पावन अवसर पर। माननीय मुख्यमंत्री जी। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी, वित्त और संसदीय कार्य विभाग के मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, महिला एवं बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्रा जी, अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती अनिता मिश्राम जी, विभाग के सभी अधिकारीगण और आज के इस कार्यक्रम में यहाँ लखनऊ में उपस्थित सभी आंगनबाड़ी बहनें और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में उपस्थित मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण और सभी जनपद मुख्यालयों में भी उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें, उपस्थित भाइयों बहनों, आज के इस आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं सहायिका सम्मेलन में मैं आप सब का हृदय से स्वागत करता हूं। स्वागत मैं आप सबका इस बात को लेकर करता हूं कि जिस आंगनबाड़ी को और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका को 2017 के पहले माना जाता था कि ये लोग कुछ नहीं करते, जिन्होंने
शासन की अपेक्षा के अनुरूप आपकी सेवाओं को बेहतर तरीके से लागू करने में अपनी विफलता का ठिकरा आप सबके ऊपर फोड़ने का कार्य किया। आज वही आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री अपनी कार्य कुशलता और उत्तर प्रदेश को एक स्वस्थ और समृद्ध उत्तर प्रदेश बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। दूसरा, कोरोना कालखंड के दौरान आप सबने बेहतरीन प्रदर्शन करने का कार्य किया। मुझे याद है जब पहले लॉकडाउन प्रारंभ हुआ, उसके बाद जब ये बात सामने आई कि कोरोना की पहली लहर आ रही है, तो पोषाहार की कार्रवाई को घर घर पहुंचाने के लिए योगदान देना है। उस समय आपने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, लेकिन पहले चरण में एक औपचारिक रूप से हम लोगों ने निगरानी समिति बनाई थी जो घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का कार्य करती थी। और उस समय हम लोगों ने ग्राम प्रधान के चुनाव नहीं हो पाए थे, इसलिए आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम को मिलाकर के राजस्व के कर्मियों के साथ, पंचायती राज विभाग के कर्मियों के साथ जोड़ करके और एक व्यवस्था बनाई थी कि लोग प्रवासी कामगार और श्रमिक जो घर घर आ रहे हैं इनकी स्क्रीनिंग करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर इनको टीकाकरण से जोड़ने का कार्य भी करेंगे। उस समय हम लोगों ने देखा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में हमें पहली लहर को समय के पहले आने से ही रोकने में मदद मिली। लेकिन जब कोरोना की पहली लहर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने और 40 लाख प्रवासी कामगार और श्रमिकों को प्रदेश के अंदर सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता तो मिली, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हुई, लेकिन दूसरी लहर आने पर हमारे सामने उतनी बड़ी चुनौती भी आई थी। और केवल हमारे सामने नहीं थी, पूरी दुनिया के सामने थी। लेकिन उत्तर प्रदेश ज्यादा टारगेट हुआ था क्योंकि सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश है, तो लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह फेल हो जाएगा। और तब मैंने फिर इन निगरानी समितियों को ही सक्रिय किया था और मैंने कहा था निगरानी समिति जिसमें आंगनबाड़ी, आशा, एएनएम, ये सभी मिलकर के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान के नेतृत्व में, शहरी क्षेत्र में पार्षद के नेतृत्व में ये लोग डोर टू डोर जाएंगे, स्क्रीनिंग का कार्य करेंगे, हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएंगे और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के बाद फिर इनके द्वारा वहां पर मेडिसिन किट के बाद अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो संदिग्ध व्यक्ति को वहीं पर मेडिसिन दे करके अगले 24 घंटे के अंदर उनकी टेस्टिंग करने का कार्य भी करेंगे। लक्षण होंगे तो हॉस्पिटल में, लक्षण नहीं होंगे तो घर में सुरक्षित माहौल में उसे देना और निरंतर उसकी समीक्षा करना। उत्तर प्रदेश ने कोविड प्रबंधन में जैसे हमारे देश ने पूरी दुनिया में सबसे अच्छी सफलता प्राप्त की प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, तो उत्तर प्रदेश में अपने सभी हेल्थ वर्कर्स, चिकित्सक, कोरोना वॉरियर्स और आप जितने भी फ्रंट लाइनर थे जिन्होंने पहली पंक्ति पे जाकर के इस सदी की सबसे बड़ी महामारी में देश के अंदर सबसे अच्छा कोरोना प्रबंधन का उदाहरण प्रस्तुत किया, ऐसे आंगनबाड़ी, आशा और एएनएम का मैं प्रदेश शासन की ओर से और प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से अभिनंदन भी करता हूं। आज का कार्यक्रम हम सबके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, मैं आज जब यहां बोल रहा हूं मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है। मैं देख रहा था कल
दुनिया के अंदर जो पहला कोरोना का टीका बना है, उनमें से एक फाइजर की वैक्सीन के जो जन्मदाता है डॉक्टर मेलोन, ये अमेरिका में है और इन्होंने अमेरिका से इस बारे में कहा है कि हमने तो टीका भले ही बनाया है, लेकिन हमें इस बात को देखना होगा कि अमेरिका की ही तर्ज पर सबसे बड़ी आबादी का कोई राज्य है तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने कोरोना कैसे सबसे अच्छा किया है इस पर और मैं कह सकता हूं कि उनको उत्तर प्रदेश की निगरानी समितियों की कार्य पद्धति को देखना पड़ेगा, क्योंकि जिन्होंने स्वयं के जीवन की परवाह किए बगैर, जो प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया था कि जीवन को भी बचाना है और जीविका को ही बचाना है, उस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर लागू करने में अपना योगदान दिया। क्योंकि पहले तो स्वयं बचना है और फिर दूसरों को भी बचाना है। अगर व्यक्ति स्वयं ही सुरक्षित नहीं है तो दूसरों को क्या सुरक्षित करेगा? क्योंकि कोरोना में तो संक्रमण बहुत तीव्र है। अगर एक व्यक्ति उसकी चपेट में आ गया तो वह अगर संक्रमित होने के बाद अगर बीमारी को छुपा रहा है तो न जाने कितने अन्य लोगों को, जितने लोगों के संपर्क में आएगा सभी लोग उसकी चपेट में आएंगे। लेकिन स्वयं का बचाव करते हुए दूसरों को बचाने का जो कार्य हुआ है वह अद्भुत हुआ है, अभिनंदनीय हुआ है। और उत्तर प्रदेश के कोविड प्रबंधन को न केवल नीति आयोग ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, बल्कि दुनिया के तमाम देशों ने भी और WHO ने भी उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की सराहना की है। तो इसके पीछे आप जैसे वे लाखों कोरोना वॉरियर्स हैं जिन्होंने स्वयं के जीवन को बचाते हुए, स्वयं के परिवार को बचाते हुए 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को कोरोना से पूरी तरह बचाने में अपना योगदान दिया। इसलिए भी मैं आपका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। प्रदेश के अंदर वास्तव में जो पोषाहार है, 2017 के पहले ज्यादातर से शिकायत आती थी कि ये बहुत खराब क्वालिटी का है या वितरित नहीं होता है, या तमाम प्रश्न उस पर खड़े होते थे। बोला जाता था कि आंगनबाड़ी में न जाकर के ये कहीं ब्लॉक में बिक जाता है, पशुओं को चारा खिलाने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। परिणाम क्या था? देश की सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, इसका असर मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर पर भी देखने को मिलता था। प्रदेश में जब कुपोषित मां होगी तो स्वाभाविक रूप से वो कुपोषित मां बीमारियों की चपेट में आएगी और समय काल कल्पित होगी। यही होता था। कुपोषित बच्चा होगा तो वह कुपोषित बच्चा बीमारियों की चपेट में भी आएगा और समय काल कल्पित होगा। हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखा है मस्तिष्क ज्वर से कैसे मौतें होती थी, बड़े पैमाने पे मौतें होती थी। हर वर्ष 1500 से 2000 बच्चों की मौत होती थी। व्यवस्था मौन बनी रहती थी, मूक बनी रहती थी। लेकिन जब प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय और भारत सरकार के माध्यम से आने वाली योजनाओं को बेहतर प्रबंधन किया, आज मस्तिष्क ज्वर को हम लोग पूरी तरह समाप्त करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश मस्तिष्क ज्वर से अब मुक्त हो चुका है। जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया वह कार्य हमारी सरकार ने, मैं कह सकता हूं, हमारी सरकार ने मात्र 4 वर्ष में किया। वो बच्चे कोई भी रहे हो, लेकिन वह प्रदेश की अमानत थी, क्योंकि वह किसी गरीब, किसी दलित, किसी अल्पसंख्यक परिवार का बच्चा नहीं, वो प्रदेश का बच्चा था। लेकिन उस प्रदेश के बच्चे के बारे में पिछली सरकारें नहीं सोचती थी। हमने सोचा,
हमने संवेदना दिखाई, मोदी जी ने संवेदना दिखाई। आज वे सभी बच्चे पूर्वी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं और मस्तिष्क ज्वर जैसी बीमारी पूरी तरह समाप्त हो गई। हमारे पास पहला अनुभव मस्तिष्क ज्वर को पूरी तरह समाप्त करने का था और वही प्रबंधन हम लोगों ने कोरोना में भी लागू किया, तो वह भी सफलतापूर्वक आगे बढ़ा और सफलतापूर्वक उसको आगे बढ़ाने के बाद हम लोगों ने फिर प्रदेश में अंदर पोषाहार की क्वालिटी को भी आगे ठीक करने का काम किया और उत्तर प्रदेश संभवतः देश का पहला राज्य है जिसने पोषाहार की व्यवस्था महिला स्वयंसेवी समूह को दे करके, आंगनबाड़ी के उनका संबंध जोड़ करके और उन्हें इतना सशक्त बना दिया है कि अब हर गांव में ही, हर जिले में ही ये पोषाहार बनेगा और जिले में ही वितरित होगा, समय पे वितरित होगा। इसकी क्वालिटी की जांच होगी और ये क्वालिटी की जांच होने के साथ ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को भी कमजोर यानी कम करने, नेशनल एवरेज के समान लाने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। काफी पिछले 4 वर्ष के जो आंकड़े हैं ये बहुत अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्रदेश की जो छवि पर असर पड़ता था उसको भी सुधारने में हमने काफी मदद की, हमें मदद मिली है। और आज जब हम लोग इस अवसर पर यहां पर आए हैं, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, आज यहां पर कई आंगनबाड़ी केंद्रों के स्वयं के भवन भी बने हैं। हम सब जानते हैं कि नई शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू की है, पहले होता क्या था कि बच्चे को जब 5 साल तक इंतजार किया जाता था, जब 5 साल का होगा तभी उसका बेसिक शिक्षा स्कूल में नाम लिखाया जाता था, 5 साल के पहले नहीं लिखाया जाता था। अब बुनियादी शिक्षा के लिए 3 से 5 वर्ष के बच्चों को भी नामांकन होगा और उसकी बुनियादी शिक्षा की पहली पाठशाला होगी हमारा आंगनबाड़ी केंद्र, और आंगनबाड़ी केंद्र को इसके साथ जोड़ने का एक अवसर जो प्राप्त हुआ है। आप देख सकते हैं, जो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री अभी दिखाई जा रही थी, आंगनबाड़ी जाती है, गांव में देखती है कि मैं 34 साल मुझे कार्य करते हुए हो गए, लेकिन मेरी उपलब्धि क्या है। वो अपने को पूछती है कि मेरी उपलब्धि क्या है, लेकिन जब अपनी उपलब्धि के रूप में देखती है कि जिन बच्चों को मैंने पाला पोसा, जो कुपोषण से मुक्त करके उसने कुपोषित से सुपोषित, उन बच्चों को होनहार फलते फूलते हुए आगे बढ़ते हुए अपने घर गृहस्थी को आगे बढ़ाते हुए जीवन संग्राम में आगे बढ़ते हुए उनको देखती है तो उसको संतुष्टि होती है कि हाँ, ये मेरी उपलब्धि है, क्योंकि मैंने भी समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया है। और समाज निर्माण और राष्ट्र निर्माण में यही आपकी भूमिका है, जिस भूमिका के लिए आपको लोग इतना सम्मान देने का कार्य कर रहे हैं। देखिए, जो कार्य करेगा उसको सम्मान मिलेगा, जो केवल एक तरफा बोलेगा करेगा कुछ नहीं, उसको समाज कभी सम्मान नहीं देगा, कभी नहीं देगा। आप देखे होंगे 2017 के पहले आपके प्रति समाज का नजरिया क्या था और 2017 के बाद वो नजरिया बदलने में कितनी मदद मिली है। जब भी मेरे पास आंगनबाड़ी से जुड़े हुए, यूनियन से जुड़े हुए पदाधिकारी आते थे, क्योंकि मैं मिलता था, मैं उनसे मिल लेता था, मुझे बहुत बार बोलते थे लोग, अरे साहब आप आंगनबाड़ी के नेताओं से मिलते हैं। तो मैंने कहा प्रदेश के नागरिक हैं वो, उनको भी अपनी बात कहने का अधिकार होना चाहिए, मुझे उनकी बात सुननी चाहिए। मैं विभाग के साथ फिर संवाद बना करके बोलूंगा कि भाई इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए। और मैं इस बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगा कि 2018 के बाद आप लोग किसी भी आंदोलन के साथ नहीं जुड़े, नहीं तो इससे पहले रोज धरना, प्रदर्शन, झंडा, डंडा, यही सब एक आपकी पहचान बन चुकी थी। लेकिन 2017-18 के बाद मैंने देखा कितना परिवर्तन हुआ और उसका परिणाम अभी मैं देख रहा था। भारत सरकार की जो स्वास्थ्य इंडेक्स निकले, उसके जो आंकड़े निकले, उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में बहुत सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। सुधार का कारण लोगों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा भी देखिए, इसमें आंगनबाड़ी का भी योगदान है, आशा वर्कर का भी योगदान है, एएनएम का भी योगदान है, और ये तीनों मिलकर के
अपनी अपनी भूमिका का जब ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने लग गए हैं, तो हम मातृ मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने में, शिशु मृत्यु दर को भी नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। और भी अन्य जो स्वास्थ्य के सूचकांक हैं, इन सबको हम लोग नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। आज मैं कह सकता हूं, कोरोना कालखंड में आपने, चाहे वह कुपोषित बच्चों का पोषाहार हो, धात्री महिलाओं माताओं का पोषाहार हो, या किशोरी कन्याओं का पोषाहार हो, उन तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया है। लेकिन लगातार उसमें कुछ न कुछ सुधार भी किया। और इस दौरान प्रदेश के अंदर स्मार्टफोन वितरित भी हुए, और स्मार्टफोन से आप भी अपने आप को बता सकते हैं कि मैं कहां पर क्या कार्य कर रही हूं। अब जो अलग अलग रजिस्टर भरने की एक प्रक्रिया थी, तमाम प्रकार की औपचारिकताएं थी, मोदी जी जिस बात को लेकर कहते हैं कि तकनीक का उपयोग हमारे जीवन को और भी सरल कर सकता है, और उस तकनीक ने आपके कार्य को और भी सरल किया है और आपके सम्मान में अभिवृद्धि भी की है। और आज उन्हीं सब बातों को लेकर के पिछले दिनों हम लोगों ने स्मार्टफोन वितरण के कार्यक्रम को यहां पे आगे बढ़ाया। ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का वितरण भी यहां पर किया था, और उस समय हम लोगों ने तमाम अन्य प्रकार के कार्यक्रमों को यहां पर जोड़ा था, जिसमें प्रदेश के अंदर आंगनबाड़ी केंद्रों में लगभग 5.5 लाख, जिसमें हम लोगों ने ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसमें स्टेडियोमीटर, इन्फेंट वेइंग स्केल और इन्फेंटोमीटर, इन सबको उपलब्ध कराने में भी मदद ली। और हम आभारी हैं प्रदेश के अपनी राज्यपाल महोदया का। आंगनबाड़ी के साथ उनका विशेष लगाव है। आंगनबाड़ी केंद्रों को गोद लेने, आंगनबाड़ी केंद्रों में आने वाले बच्चों के लिए तमाम प्रकार के उन सामग्रियों को उपलब्ध करवाने, जो वहां की आवश्यकता है, इसको उपलब्ध करवाने में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन किया। अलग अलग जनपदों में जाकर के स्वयं भी सम्मेलन आयोजित किए। आंगनबाड़ियों के साथ जब राज्यपाल महोदया का सीधे संवाद होता है, तो ये संवाद आप सबके सम्मान को और भी आगे बढ़ाने का कार्य करता है। और वही संवाद की भाषा 2018 में हम लोगों ने निभाई थी। संवाद एक लोकतंत्र की ताकत है, और लोकतंत्र की ताकत का इस्तेमाल, क्योंकि संवाद से बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान हो सकता है, और हम लोगों ने भी इसी समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से किया है। आज मुझे प्रसन्नता है कि अधिकतर आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन बन चुके हैं। कुछ के आज शिलान्यास हो रहे हैं, कुछ के लोकार्पण भी हुए हैं। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 में लागू होनी है। 2022 में लागू होने तक हमारा प्रयास होना चाहिए कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने अपने भवन बनकर के तैयार हो जाएं, और हम भी उसके लिए अपने आप को तैयार कर सकें। क्योंकि यह एक परिवार का मामला नहीं, ये समाज और राष्ट्र निर्माण की उस प्रवर्तमान अभियान के साथ आप सब भी अपनी भूमिका को उसके साथ ढूंढ सकते हैं। कुछ आंगनबाड़ी आज कार्य प्रारंभ करेंगे, कुछ ने 2 साल, कुछ ने 5 साल, कुछ ने 10 साल, कुछ ने 15 साल, कुछ ने 20 वर्ष तक काम किया होगा। लेकिन जब आप अपने क्षेत्र में कार्य करते होंगे, उस समय आप जब कभी अपना मूल्यांकन करते होंगे, तो उस समय आप भी देख सकती हैं कि कौन बच्चे कुपोषित थे, कौन ऐसी धात्री मां है जो कुपोषित थी, कौन किशोरी एनेमिक थी, और आपने कैसे प्रयास करके उन्हें सामान्य श्रेणी में लाने में सफलता प्राप्त की। यह आपकी सफलता है। और फिर जब आप उसके अनुसार अपना मूल्यांकन करती हैं, अब तो आपके पास स्मार्टफोन भी आ गया है। स्मार्टफोन से उनके फोटो लेकर के अगर आप अपने पास रखेंगे, आपके पास एक डाटा बनेगा। और कभी कोई आपसे पूछे कि आखिर आपने क्या किया है, क्या आपकी प्रोग्रेस है, क्या आपने प्रगति की है, तब उस समय अपना स्मार्टफोन निकाल कर उनको बताइए कि ये है मेरा डाटा। अगर आपको देखना है ये बच्चा आज से 1 वर्ष पहले ऐसा था, 1 वर्ष के बाद उस बच्चे की स्थिति ये हुई है, ये बच्चा 10 साल पहले ऐसा था, आज वो इस रूप में खेलते कूदते हुए आप उस बच्चे को देख सकते हैं। ये प्रगति
एक परिवार की नहीं होती, एक बच्चे की ही नहीं होती, एक परिवार की ही नहीं होती है। ये समाज की प्रगति को भी इंगित करता है, समाज भी उसके साथ जुड़ता है। अगर समाज का एक तबका कमजोर होगा तो समाज कभी सर्वांगीण विकास की परिकल्पना को साकार कर सकता है। ये तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर के इस पूरे अभियान के साथ जुड़ती है। हम लोगों ने जो कुपोषित परिवारों को एक एक गाय देने की जो प्रक्रिया प्रारंभ की, इसलिए जिससे हम कुपोषण के खिलाफ आगे बढ़ा करके अपने राज्य की रैंकिंग को और अच्छा कर सकें और उस प्रक्रिया के साथ आप सब जुड़ सकें। आप सब ने इस दिशा में अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास किया है और मुझे प्रसन्नता है कि आज हर प्रकार से न केवल इन कार्यक्रमों के साथ आप जुड़े हैं, बल्कि प्रदेश के अंदर अलग अलग आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिका के निर्माण की प्रक्रिया को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने में आप सबने मदद की है। मुझे कई जनपदों में, ग्रामीण क्षेत्र में आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त हुआ था और उस दौरान में देखता था कुछ न कुछ रचनात्मक गतिविधियां वहां चल रही है और मुझे लगता है कि अपनी रचनात्मक गतिविधियों को आगे बढ़ाने का कार्य आप लोग इसी प्रकार से करेंगे तो उसका लाभ भी हम सबको प्राप्त होगा, समाज को प्राप्त होगा। आज मुझे यहां पर बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर के प्रदेश के अंदर जो कुल 3,06,829 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, मिनी आंगनबाड़ी और सहायिकाएं हैं, इन सभी की दृष्टि से हम लोग अगर देखेंगे तो इससे पहले इन सभी जो मानदेय वर्तमान में मिलता है, ये प्रति आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 250 और सहायिका को 2,000 प्राप्त होता है। अब हम लोगों ने सितंबर 21 से हम लोगों ने पीएलआई के माध्यम से इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया है और इस अभियान के साथ जोड़ते हुए अब मैं कह सकता हूं कि पीएलआई के साथ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को हम लोग जो मानदेय बढ़ाने जा रहे हैं, उसके बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अगर उसके साथ जुड़ती है, अपने स्मार्टफोन और तकनीक का उनका प्रशिक्षण बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ता है, तो मैं कह सकता हूं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती और सहायिका के साथ जोड़ने की जो कार्रवाई है, ये उसी का हिस्सा है। और उसी क्रम में सबसे पहले इसमें जो हम लोग कोविड के दौरान जो कार्य आप लोगों ने किया है, कोरोना कालखंड के दौरान निगरानी समिति के साथ जुड़ करके 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 1 अप्रैल 31 मार्च 2022 तक, यानी 2 वर्ष का, इन सभी को, जिसमें प्रतिमा आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती को हम लोग उस दौरान का निगरानी समिति के साथ, यानी 31 मार्च 22 तक के लिए उन्हें 500 रुपए प्रतिमा उन्हें अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं और साथ ही साथ जो सहायिकाएं हैं उनको 250 रुपए प्रतिमा एक तो उनको प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस दौरान निगरानी समिति के साथ मिलकर के अपने कार्यक्रम को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाया है। इसके अलावा जो अब तक प्रदेश के अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया यहां पर कि मानदेय जो आपको अब तक प्राप्त होता था, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को प्रतिमा 5,500, मिनी आंगनबाड़ी को 4,250 और सहायिका को 2,750 रुपए का जो मानदेय उपलब्ध होता है, अब यह मानदेय
पीएलआई के साथ में आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कुल 8,000 रुपए तक प्राप्त करेंगी प्रदेश के अंदर। मिनी आंगनबाड़ी 6,500 और सहायिका 4,000 तक प्राप्त करने में उन्हें मदद मिलेगी। और मुझे विश्वास है कि कोरोना की तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, यानी आज से यद्यपि 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक बृहद कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। आज ही सुबह मैं एक सेंटर में स्वयं भी गया था और मैंने वहां का निरीक्षण भी किया। 15 से 18 वर्ष के बच्चों के मन में जो उत्साह है वैक्सीन लेने के लिए, हमें उसके लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए सभी संस्थाएं कार्य कर रही हैं। थर्ड वेव कोई भय और आशंका नहीं, लेकिन सतर्कता और सावधानी हर एक बीमारी में होनी चाहिए। यद्यपि जो ये नया वेरिएंट माना गया है कोरोना का, इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें संक्रमण है, लेकिन यह सेकंड वेव की तर्ज पर खतरनाक नहीं है। पहले सेकंड वेव में संक्रमण बहुत तीव्र होता था, तीव्र होने के साथ साथ लंग्स को बुरी तरह प्रभावित करता था, ऑक्सीजन की समस्या खड़ी होती थी और नेगेटिव रिपोर्ट आने में काफी दिन लगते थे। लगभग 15 दिन से लेकर के एक महीने, कुछ लोग 2 महीने तक पड़े रहे। बड़ी संख्या में दुनिया के अंदर मौतें भी हुई हैं। लेकिन ये जो थर्ड वेव के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, मामले तो बढ़ रहे हैं, संक्रमण है, लेकिन संक्रमण के बाद चौथे 3-4 दिन से लेकर 7 दिन के अंदर व्यक्ति एक सामान्य, जैसे वायरल फीवर आता है, वायरल फीवर का एक कोर्स होता है 3 से 7 दिन का, तो वायरल फीवर की तर्ज पर इसका भी एक देखने को मिल रहा है कि एक सामान्य परिस्थिति में यह आकर के फिर ठीक भी हो जा रहा है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है और 25 करोड़ की आबादी में अब तक केवल 8 मामले मिले हैं। 8 में से 3 लोग ठीक होकर के जा चुके हैं, 5 लोग अपने घरों में हैं, हॉस्पिटल में एक भी नहीं। शेष कोरोना से जुड़े हुए जो मामले लगभग 2261 हैं, उनमें से 2100 से अधिक लोग अपने घरों में आराम से उपचार करा रहे हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन सतर्कता और सावधानी के लिए हमें लोगों को बताना पड़ेगा। एक, सार्वजनिक स्थानों पर जाएं तो मास्क जरूर धारण करें। कोई व्यक्ति अगर कहीं भी लक्षण है, सर्दी है, जुकाम है, फीवर है, तो हमें फिर से उसी भूमिका के साथ आना। किट निगरानी समितियों को फिर से उपलब्ध कराया जा चुका है और मेडिसिन परिवार में उपलब्ध हो जाए तो मेडिसिन किट से उन सभी परिवारों को जो आशंका व्यक्त की जा रही है और जिस पर दुनिया करने वाली है, जो मैंने अभी फाइजर वैक्सीन के जो निर्माता हैं उनकी बात यहां पर कही कि उत्तर प्रदेश को कोविड प्रबंधन को उन्होंने न केवल सराहना की है, बल्कि उन्होंने इस बारे में कहा कि आखिर क्या उत्तर प्रदेश में हुआ है जिसके कारण उत्तर प्रदेश में सुधार हुआ है। तो वह भी एक बेहतरीन प्रदर्शन उत्तर प्रदेश का वहां पर देखने को मिलेगा। लेकिन मेरी आप सबसे अपील होगी कि निगरानी समिति के सदस्य के रूप में हम वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तो तेजी लाने में मदद कर सकते हैं। यानी घर घर जब हम हर लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करते हैं, लक्षण युक्त व्यक्ति को चिन्हित करके उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना है और मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने के साथ हम अगर उस व्यक्ति की सूची बना करके अगले 24 घंटे के अंदर उनका टेस्ट तो होता, आरआरटी की टीम जाती है, उसका टेस्ट भी कर लेती है। लेकिन अगर इस दौरान अगर हमें कहीं लगता है कि निगरानी समिति को उस घर में 5 सदस्य हैं, 5 में से 3 ने वैक्सीन ले लिया है, 2 ऐसे हैं जो वैक्सीन नहीं ले पाए हैं, उनकी सूची भी उसके साथ ही बना देने की आवश्यकता है और उनकी सूची बनवा करके तत्काल उन लोगों की सूची बना करके ICCC को उपलब्ध करवा देने की आवश्यकता है कि हम फलाने परिवार में गए थे, इस परिवार में इस नाम के 2 सदस्य हैं, इन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है। तो मुझे लगता है कि अगले दिन टीम जाकर के उनको वैक्सीन दे सकती है
और इस प्रकार की एक सूची अगर हम खड़ी बना सकें तो हमें प्रदेश के अंदर वैक्सीनेशन के अभियान को आगे बढ़ाने में, जो अब तक हम लोग प्रदेश के अंदर 20 करोड़ 25 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं, तो यह वैक्सीन देने की इस प्रक्रिया को हम प्रदेश के अंदर 100% लागू करने में हमें मदद मिलेगी। और वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है, यह हमें स्वीकार करना होगा। सतर्कता और सावधानी के साथ साथ वैक्सीन लेने की इस प्रक्रिया के साथ अगर हम जुड़ते हैं तो जरूर हम कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को जीतने में मदद कर सकते हैं। और मुझे लगता है ये देश के प्रति, वर्तमान और आने वाली पीढ़ी के प्रति हम सबका योगदान होगा। मैं एक बार फिर से आप सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और अन्य जितने भी आपका जो सम्मेलन हुआ है, आप सभी को मैं एक बार फिर से इस अवसर पर कोरोना कालखंड प्रदेश में पोषण मिशन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने कार्यक्रम की मैं एक बार फिर से यहां पर आपका मैं अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि प्रदेश के इस लक्ष्य को आगे बढ़ाने में आप निरंतर अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। ये हमारे यशस्वी और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री जी के ही कुशल मार्गदर्शन का परिणाम है कि आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इतना अच्छा कार्य कर पा रही हैं और हमारा प्रदेश उनके ही नेतृत्व में नित नए कीर्तिमान बना रहा है। और अब अनुरोध करना चाहूंगी प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार श्रीमती अनीता सी मेश्राम जी से कि वे यहाँ आए और सबका धन्यवाद ज्ञापित करें। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके इस कार्यक्रम में आने के लिए पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही एक चीज के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी जो आपने आज विभाग का और हमारे आंगनवाड़ी बहनों का जो उत्साहवर्धन किया है, जो प्रोत्साहन धनराशि के रूप में और मानदेय वृद्धि के रूप में, उसके लिए मैं पूरे विभाग की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहूंगी और साथ ही आश्वासन भी देना चाहूंगी कि आज आपने जो हमें विश्वास जताया है, आंगनवाड़ी बहनों में विश्वास जताया है, हम उससे और अधिक मेहनत से, लगन से, निष्ठा से कार्य करेंगे और आपने जो आज निर्देश मार्गदर्शन दिया है उसको पूरा प्राप्त करने में जो भी बनेगा हमसे हम पूरा योगदान अपना देंगे। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप आए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, सम्मान बढ़ाया। माननीय विभागीय मंत्री जी, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगी कि आप प्रोग्राम में आई और आपके मार्गदर्शन में विभाग में बहुत सारे नई चीज प्रारंभ हुई और जिसका प्रभाव, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, क्लियरली हम लोगों के सामने इसका प्रभाव और इसका असर दिखना शुरू हो गया है। माननीय मुख्य सचिव महोदय को भी मैं बहुत हृदय धन्यवाद देना चाहूंगी कि आप अत्यंत अपने बिजी शेड्यूल से सर आए और हमको हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। अपर मुख्य सचिव सूचना महोदय का भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी। कार्यकर्ता आपका कि आप बड़ी संख्या में यहाँ पर आए इस कार्यक्रम से जुड़े। पूरे प्रदेश में इस प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, इसके लिए भी प्रदेश से जितने जनप्रतिनिधि जुड़े हैं, हमारे अधिकारी जुड़े हैं, इन सबका भी धन्यवाद देना चाहूंगी। आप सभी यहाँ पर पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।